21वां क्वेश्चन है, अक्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये केंद्र लोक कला और संस्कृति के विभिन्न स्वरूपों को प्रोत्साहन देने के लिए स्थापित किए गए। बिल्कुल सामान्य कथन है, सही ही होगा। इन्हें संस्कृति मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया। आपको याद रखना है, अक्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र सांस्कृतिक मंत्रालय के तहत स्थापित किए गए। दोनों कथन हमारे सही हैं, तो राइट आंसर हमारा ये बनता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, राष्ट्रीय आपातकाल को लोकसभा द्वारा प्रस्तावित पारित प्रस्ताव के माध्यम से वापस लिया जा सकता है। दूसरा कथन, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा आपातकाल को निरस्त करने के संबंध में लिखित नोटिस प्राप्त होने के पश्चात 30 दिनों के भीतर बैठक आहूत करना अनिवार्य है। देखो मैं आपको बता दूं, पहला कथन गलत है। इसके लिए जो राष्ट्रपति आपातकाल है, इसको वापस लेने के लिए लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि राष्ट्रपति मात्र अपनी एक उद्घोषणा द्वारा इसको समाप्त कर सकता है। कहने का मतलब, राष्ट्रीय आपात को वापस लेने के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। और दूसरा कथन देखें, दूसरा कथन भी गलत है। इसमें अगर लोकसभा अध्यक्ष को अगर नोटिस प्राप्त हो जाता है राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने के लिए, उसको 30 दिनों की बजाय 14 दिनों के भीतर आपात बैठक बुलानी होती है, विशेष सत्र आयोजित करना होता है। दोनों कथन हमारे गलत हो जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्ड समिति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संविधान कम से कम 10 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिका के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर वार्ड समिति के गठन को अनिवार्य बनाता है। आपको बता दूं, वार्ड समिति के लिए 10 लाख की जनसंख्या की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि 3 लाख या इससे अधिक जनसंख्या होनी चाहिए उस प्रादेशिक क्षेत्र में, और वहाँ वार्ड समिति गठित की जा सकती है। दूसरा, राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस रीति के संबंध में जिससे किसी वार्ड समिति में स्थान भरे जाएंगे उपबंध कर सकेगा। आपको बता दूं, राज्य का विधानमंडल इस संबंध में विधि बनाने के लिए सक्षम होता है। तो हमारा दूसरा कथन सही है और पहला कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर ओनली बी होगा। राइट आंसर क्या होगा? मात्र बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन देखें, यदि भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है तो क्या क्या प्रावधान है? अगर अनुच्छेद 352 के तहत बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है तो वह केंद्र से राज्य को होने वाले राजस्व हस्तांतरण को कम कर सकता है, लेकिन रोक नहीं सकता। पहले देखते हैं इसमें सही बताना है या गलत बताना। मैं आपको इसमें बताना सही कौन सा कथन है। पहला कथन तो वैसे ही गलत हो जाता है, क्योंकि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो वह उसको रोक भी सकता है। दूसरा कथन, संसद के सत्र में न होने पर वह राज्यों के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। जो अगर संसद का सत्र नहीं होता तो राष्ट्रपति राज्यों के जो संबंधित कानून हैं उनके लिए अध्यादेश का जारी कर सकता है। बिल्कुल राइट कथन है। हमारा नेक्स्ट कथन है, वह संसद की स्वीकृति के बिना अनुच्छेद 359 के अंतर्गत मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है। मैं आपको बता दूं,
जो राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के अंतर्गत मूल अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित अधिकार है उसको निलंबित कर सकता है, लेकिन इसके लिए संसद की अनुमोदन की प्रत्येक सदन के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्ताव को प्रस्तुत करना होता है। तो हमारा तीसरा कथन हमारा गलत हो जाता है। तो इसका राइट आंसर केवल 2 कथन ही सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में विपक्ष के नेता के बारे में कुछ कथन दिए हुए हैं। जिस दल के पास सर्वाधिक सदस्य संख्या होती है और जिसे पीठासीन अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त प्रदान की जाती है, उसके नेता को विपक्ष दल के नेता के रूप में परिभाषित किया जाता है। पहले देखते हैं इसमें क्या पूछा है, सही कथन क्या है और गलत कथन क्या है। इसमें पूछा है कि सही कथन कौन सा है। पहला कथन देखते हैं, जिस दल के पास सर्वाधिक सदस्य संख्या होती है और जिसे पीठासीन अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, उसके नेता को विपक्ष दल के नेता के रूप में परिभाषित किया जाता है। आपको बता दूं कि जो विपक्ष के नेता की विधानिक परिभाषा विपक्षी नेता वेतन भत्ता अधिनियम के तहत की गई थी और इसके लिए एक कोरम बनाया था कि कुल सदस्य संख्याओं का कम से कम 10% उसके पास सीट होनी चाहिए। और इसी को लेकर हमारे प्रथम और इसके लिए कम से लोकसभा में विपक्ष के नेता को ऐसे विपक्षी दल से होना चाहिए जिसने कम से कम 10% सीटें प्रदान की गई हों, सीटें प्राप्त की गई हो और लोकसभा अध्यक्ष द्वारा उसको मान्यता प्रदान की गई हो। और ऑप्शन में हमारे क्या था कथन में कि सर्वाधिक सदस्य तो 10% से कम भी हो सकते हैं, लेकिन विपक्ष के नेता के लिए कम से कम उस दल को 10% सीटें मिली होनी चाहिए और लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। पहला हमारा कथन गलत हो जाता है। वह मुख्य सूचना आयुक्त का चयन करने वाली समिति का सदस्य होता है। हमने पढ़ा भी था, जो मुख्य सूचना आयुक्त है उसके सदस्यों उसका अध्यक्ष कौन होता है, मुख्य या प्रधानमंत्री होता है और विपक्ष का नेता होता है। दूसरा कथन हमारा बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है, लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेताओं को पहली बार 1969 में तो लोकसभा के विपक्ष के नेता को और 1952 में राज्यसभा के विपक्ष के नेता को मान्यता दी गई है। तो आपको बता देता हूँ, लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेता दोनों को 1969 में मान्यता दी गई, न कि 1952 में। हमारा तीसरा कथन भी गलत हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का मात्र 2 कथन ही सही है। हमारा 26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन मामलों में राज्य सूची में निर्दिष्ट विषयों पर संसद द्वारा निर्मित विधि को राज्य विधायिका द्वारा निरासित किया जा सकता है। पहला कथन है, संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य आपात लागू होने के पश्चात संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य आपात लागू होने के पश्चात संसद द्वारा राज्य सूची में निर्दिष्ट विषयों पर निर्मित विधियों को। दूसरा ऑप्शन, हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, किन मामलों में राज्य सूची में विषयों पर संसद द्वारा निर्मित विधि को राज्य विधायिका द्वारा निरस्त किया जा सकता है। पहला है, संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य आपातकाल लागू होने के पश्चात संसद द्वारा राज्य सूची में निर्दिष्ट विषयों पर निर्मित विधियाँ। कहने का मतलब, अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है और उस वक्त के दौरान अगर संसद कोई कानून बनाती है तो बाद में राज्य विधायिका उसको निरस्त कर सकती है। बिल्कुल सही ऑप्शन है। दूसरा,
राष्ट्रीय आपात के दौरान संसद द्वारा राज्य सूची में निर्दिष्ट विषयों पर निर्मित कानून। आपको बता देता हूँ, अगर संपूर्ण देश में या देश के किसी विभाग में अगर संसद राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है और वह राज्य सूची पर कानून आती है, राष्ट्रीय आपातकाल के समाप्त होने के 6 महीने के बाद वह कानून स्वयं निरस्त हो जाता है। इसके लिए राज्य विधायिका द्वारा इस प्रकार जो विधानमंडल है, जो राज्य विधायिका है, उसको निरस्त करने की आवश्यकता नहीं होती। हमारा दूसरा कथन गलत हो जाता है। तीसरा कथन, संसद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों और समझौतों को कार्यान्वित करने हेतु राज्य सूची पर निर्मित विधियां। आपको बता देता हूँ, अगर कोई विषय अंतर्राष्ट्रीय महत्व का है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का है, उसको लेकर संसद किसी भी राज्य विषय पर कानून बना सकती है और राज्य विधायिका उसको निरस्त नहीं कर सकती। तीसरा ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। मात्र एक कथन ही हमारा ऐसा है जो बिल्कुल सत्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय शासन के संदर्भ में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार निम्नलिखित में से किन प्रतिनिधियों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन अनिवार्य है। मतलब जो पंचायती राज होता है उनमें से 3 पद दिए हुए हैं, इनमें से किन के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन अनिवार्य होता है। आपको बता देता हूँ, पहला ऑप्शन है ग्राम पंचायत का अध्यक्ष। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा नहीं नियुक्त किया जाता। दूसरा है नगर निगम का अध्यक्ष, इसको भी प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा नहीं नियुक्त किया जाता। जिला स्तर के प्रत्येक सदस्य, जिला स्तर पर पंचायत के सदस्य, इनको प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो हमारा केवल 3 कथन ही ऐसा है जिसको प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा नियुक्त किया जाता है, न तो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को और न ही नगर निगम के अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांविधिक नगर से क्या तात्पर्य है। सांविधिक नगर कैसा होता है, क्योंकि एक बार एक क्वेश्चन आया था संवैधानिक सरकार क्या होती है, इसी प्रकार ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट बनता है। सांविधिक नगर से क्या तात्पर्य है, तो इसका राइट आंसर है सांविधिक नगर शहरी स्थानीय निकाय द्वारा शासित नगरीय बस्तियां होती है। जो शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्रशासित होती हैं, लेकिन बस्तियां कैसी होती है, नगरीय बस्तियां होती हैं। अगर मैं आपको थोड़ी डिटेल देता हूँ कि जो शहर होते हैं वो क्या होते हैं। शहर जिसको हम नगर कह सकते हैं, उसके लिए 3 मानदंड हैं। कम से कम 5000 जनसंख्या होनी चाहिए और 75% पुरुष जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में लगे होने चाहिए और कम से कम उसका जो जनसंख्या घनत्व है 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। उसको नगर की परिभाषा में रख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अगर मैं बताऊं, इसे राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में प्रस्तुत किया गया। जो 10वीं अनुसूची है उसको 1985 में लाया गया, जिसको हम दल बदल विरोधी कानून कहते हैं, और 1985 में ही राजीव गांधी सरकार थी। दूसरा, यह राज्यसभा के नाम निर्दिष्ट सदस्यों पर लागू होता है। ये भी बिल्कुल सही है। अगर राज्यसभा में जो नाम निर्दिष्ट सदस्य हैं अपने किसी दल में जुड़ जाते हैं, उसके ऊपर भी दल बदल का कानून लागू होगा। तीसरा है, इसे संसद के बाहर कृत्यों और गतिविधियों पर लागू किया जा सकता है। ये भी सही है। जो संसद के बाहर की गतिविधियां हैं उन पर भी इसको लागू किया जा सकता है। और आपको मैं इसके बारे में कथन बताता हूँ। दूसरे कथन में, जो राज्य में जो नाम निर्दिष्ट सदस्य होते हैं 12, मनोनीत सदस्य होते हैं 12, अगर वो 6 महीने के बाद सदस्य बनने के 6 महीने पश्चात किसी दल में शामिल होते हैं तो उसके ऊपर दल बदल का कानून लागू होगा। अगर 6 महीने से पहले होते हैं तो उनके ऊपर लागू नहीं होगा। अगर कोई निर्दलीय प्रत्याशी किसी भी दल में शामिल होता है उसके ऊपर भी यह कानून लागू होगा।
तीसरा हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है डी, यह राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान लागू होता है। ये हमारा कथन सही नहीं है। क्योंकि राज्यसभा निर्वाचन में व्हिप के विरुद्ध खुले मतदान के माध्यम से मतदान करने से किसी सदस्य को घोषित नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर राज्यसभा में कोई अपने दल के निर्णय के प्रति विपक्ष में बोलता है तो उसको ऊपर यह लागू नहीं होता। तो हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, जो पूछा था उसके अनुसार। हमारा नेक्स्ट है 30वां क्वेश्चन। भारत में पंचायती राज संस्थाओं को निम्नलिखित में से किन स्रोतों से धन प्राप्त होता है? पहला है राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार द्वारा धन के हस्तांतरण से। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, जो राज्य वित्त आयोग है वो सिफारिश करता है। दूसरा, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा आवंटित विशिष्ट निधि से। तीसरा है स्थानीय भाषाओं के समाचार पत्रों के क्रय विक्रय और उनमें प्रकाशित विज्ञापनों पर आरोपित करों से। आपको मैं बता देता हूँ, जो समाचार पत्रों के क्रय विक्रय और उनसे प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों पर आरोपित कर भारतीय संविधान की अनुसूची 7 के अंतर्गत विषय है। इसके ऊपर पंचायतों का कोई अधिकार नहीं होता। तो ये क्वेश्चन गलत होता है। जो इससे कर आरोपित से जो धन प्राप्त होता है उसके ऊपर पंचायती राज संस्थाओं का कोई अधिकार नहीं होता। आपको याद रखना है। अगर आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ, जो संविधान का भाग 9 है वो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है और अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की अनुशंसाओं से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन स्थितियों में मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करने हेतु अर्हित है? दोबारा क्वेश्चन पढ़ें 31 का। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करने हेतु योग्य है? किन परिस्थितियों में? पहला है यदि वह संघ शासित प्रदेश दिल्ली का मुख्यमंत्री है। दूसरा, यदि उसके विरुद्ध आपराधिक आरोप लगाए गए हैं। तीसरा, यदि वह विधान परिषद का सदस्य है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो विधान परिषद का सदस्य होता है वह तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ही नहीं लेता। तो 3 तो ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट होता है। हमने ये भी पढ़ा है, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली और पुडुचेरी के, उनके जो विधायिका के सदस्य हैं वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य। आपको पहले मुख्य बात बताता हूँ, राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता के द्वारा नहीं होता बल्कि एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। और इस निर्वाचक मंडल में संसद यानी दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य मात्र निर्वाचित सदस्य। दूसरे सदस्य कौन होते हैं? विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मात्र निर्वाचित सदस्य। मात्र निर्वाचित सदस्य का मतलब है इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते। तीसरा, संघ शासित प्रदेश जैसे दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और जो दिल्ली का मुख्यमंत्री होता है उसको निर्वाचित सदस्य ही माना जाता है।
अगर कोई दिल्ली का मुख्यमंत्री है वो इसमें भाग ले सकता है। दूसरा, यदि उसके विरुद्ध आपराधिक आरोप लगाए गए हों वह भी भाग ले सकता है, बजाय कि उसके ऊपर जो आपराधिक आरोप हैं वो सिद्ध ना हुए हो। मात्र लगाने से कुछ नहीं होता, वह राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकता है। और मैंने आपको बताया है जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग ही नहीं ले सकते। हमारा नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन। संसद के सदस्यों द्वारा संपत्ति की घोषणा के प्रावधानों के संदर्भ में कुछ विचार दिए गए हैं। जो संसद के सदस्य हैं वो अपनी संपत्ति की घोषणा करेंगे, इसके बारे में कुछ विचार हैं। ये प्रावधान जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत किए गए। ये प्रावधान जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत किए गए। दूसरा प्रावधान, इन प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक सदस्य को स्वयं, अपने जीवन साथी और आश्रित बच्चों की संपत्ति की घोषणा करना आवश्यक है। तीसरा, सांसदों द्वारा की गई घोषणाओं को अध्यक्ष या सभापति की पूर्व अनुमति के पश्चात ही किसी व्यक्ति के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। तो आपको बता देता हूँ, जो संसद के जो सदस्य होते हैं उनको अपनी घोषणा, संपत्ति घोषणा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत ही करनी होती है। पहला ऑप्शन हमारा सही होता है। दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। इसमें जो सदस्य होते हैं इनको अपने जीवन साथी और आश्रित बच्चों की संपत्ति की घोषणा करना भी आवश्यक होता है। तीसरा ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है। इसके लिए घोषणाओं को जो सभापति की लिखित अनुमति के पश्चात ही किसी व्यक्ति के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। तो तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2019 के जगह आप 2023 करें। जो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट है वो रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। पहली बात तो आप शब्द सुने क्या है, वर्ल्ड पॉपुलेशन होता है जनसंख्या। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की जाती है। इसे संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के जनसंख्या प्रभाग द्वारा जारी की जाती है। हमारा नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में राष्ट्रीय आपातकाल को किसी निर्दिष्ट भारतीय राज्य क्षेत्र तक सीमित करने का प्रावधान 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अंतस्थापित किया गया। दूसरा ऑप्शन, केंद्र के निर्देश देने की कार्यकारी शक्ति केवल उस राज्य तक विस्तारित होगी जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा। पहला कथन तो हमारा सही है कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसके किसी प्रावधान को राज्य क्षेत्र तक सीमित करने का प्रावधान इस 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। लेकिन दूसरा हमारा क्वेश्चन ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो केंद्र के निर्देश देने की शक्ति संपूर्ण भारत किसी भी राज्य को कार्यकारी निर्देश देने की शक्ति प्रदान करता है। तो हमारा राइट आंसर ओनली 1 होगा। 35वां क्वेश्चन हमारा 35वां क्वेश्चन है, राज्यपाल के संवैधानिक पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। राज्यपाल के संवैधानिक कथन के बारे में बात है,
इसमें से कौन सा कथन सही है? एक व्यक्ति को अधिकतम 2 राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ये कथन सही नहीं है, क्योंकि सामान्यतः प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है, परंतु 1956 में एक 7वां संशोधन अधिनियम आया था, उसके अनुसार ऐसे कहा था कि एक राज्यपाल 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। पहला कथन हमारा गलत हो जाता है। दूसरा कथन, संविधान किसी राज्य विशेष में उसके स्थायी निवासी को उसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त होने से निषिद्ध करता है। ये कथन भी गलत है, क्योंकि यह प्रावधान है, लेकिन यह प्रावधान संविधान में नहीं है कि राज्यपाल जिस राज्य का राज्यपाल बनेगा उसके राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। ये तो एक परिपाटी एक परंपरा बनी हुई है कि राज्यपाल दूसरे राज्य का सदस्य ही होता है। ये कथन भी हमारा गलत हो जाता है। तीसरा है, संविधान में राज्यपाल को पद से हटाने संविधान में राज्यपाल को पद से हटाने के संबंध में किसी आधार का उपबंध नहीं किया गया। ये भी हमारा ऑप्शन सही है, क्योंकि संविधान में राज्यपाल को पद से हटाने के संबंध में कोई भी उपबंध नहीं किया गया। ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता राज्यपाल नहीं बल्कि मुख्यमंत्री करता है। हमारा सी ऑप्शन सही होता है सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पहाड़ी के बारे में बताया गया है, एक जड़ी बूटी के बारे में बताया है, एक पादप के बारे में बताया है। कौन सा पादप है, आप इसको पढ़े, अगस्त्य के पहाड़ी मिलता है, और ये पादप है आरोग्य पचा। यह अगस्त्य पहाड़ी में पाई जाने वाली असाधारण औषधि गुण वाली जड़ी बूटी है। केरल की कान्य जनजाति द्वारा इस जड़ी बूटी और इस जड़ी बूटी के उपयोग के संबंध में ज्ञान को संरक्षित किया गया है। और ये कान्य जनजाति जो केरल में पाई जाती है, समुदाय द्वारा पारंपरिक रूप से थकान दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इस जनजाति का, इस पादप प्रजाति का नाम क्या है, आपको मैंने बताया आरोग्य पचा। भारत की आकस्मिकता निधि के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आकस्मिकता निधि यानी कंटीजेंसी फंड भारतीय संविधान के अंतर्गत अनवेक्षित व्यय को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना अनिवार्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आकस्मिक निधि के बारे में। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनवेक्षित व्यय को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिक निधि की स्थापना अनिवार्य है। पहला कथन देखें तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत संविधान के अनुसार आकस्मिक निधि की स्थापना अनिवार्य नहीं है, बल्कि संचित निधि और लोक लेखा निधि की स्थापना अनिवार्य है। दूसरा, इसका प्रबंधन भारत के राष्ट्रपति के नियमित कैबिनेट सचिव द्वारा की जाती है। ये भी गलत है, क्योंकि जो आकस्मिक निधि है इसका प्रबंधन वित्त मंत्रालय के अंतर्गत है। कौन सा मंत्रालय? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक मामलों के विभाग का सचिव इस निधि का प्रबंधन करता है। कौन करता है? आर्थिक मामलों के प्रभाग का सचिव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, स्थानीय शासन के संदर्भ में समनुसंगिता के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? जो स्थानीय शासन है उसमें समनुसंगिता के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडरी के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? स्थानीय शासन संस्थाओं को राज्य सरकार के समनुसंगियों
के रूप में कार्य करना चाहिए। एक उच्च प्राधिकरण द्वारा उन कार्यों को संपादित नहीं किया जाना चाहिए जिन्हें निचले विभागों प्राधिकरणों द्वारा कुशलतापूर्वक संपादित किया जा सकता है। पहला कथन है, स्थानीय शासन संस्थाओं को राज्य सरकार के समनुषंगियों के रूप में कार्य करना चाहिए। पहला कथन गलत है। अगर मैं आपको बताऊं समनुषंगिता क्या है, कार्यों को शासन की सबसे छोटी इकाई पर नागरिकों के निकटतम संपादित किया जाएगा। कार्यों को केवल तभी उच्च अधिकारियों के पास भेजा जाएगा जब स्थानीय इकाइयां द्वारा इसको संपन्न नहीं किया जा सकता हो। अर्थात जो कार्य छोटी इकाई कर सकती है उसको उनके द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। अगर छोटी इकाइयां उस कार्य का संपादन नहीं कर सकती तभी उन कार्यों को उच्च अथॉरिटी, उच्च प्राधिकार को स्थानांतरित करना चाहिए। दूसरा कथन हमारा सही है। एक उच्च प्राधिकरण द्वारा उन कार्यों को संपादित नहीं किया जाना चाहिए जिनको निचले अधिकारी कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन इसका बी बनता है, ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मंत्री परिषद के संदर्भ में भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए हैं? मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या, परिषद में जो राज्य मंत्री परिषद है उसके अधिकतम मंत्रियों की संख्या, आपको बता देता हूँ कि जो 91 संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, उसमें से कहा था जो कुल सदस्य हैं उसका मुख्यमंत्री सहित 15% से अधिक मंत्री परिषद नहीं होगी। दूसरा, मंत्री परिषद में मंत्रियों का श्रेणी क्रम, इसके बारे में संविधान में कोई जिक्र नहीं है। क्योंकि संविधान के अंतर्गत मंत्री परिषद के न तो आकार का और न ही मंत्रियों के श्रेणी क्रम को निर्दिष्ट किया गया है। दूसरा, सरकार के अधीन पोर्टफोलियो जिसे किसी मंत्री को सौंपा जा सकता है, इसका भी जिक्र संविधान में नहीं है। किसी भी विशेष मंत्री को सौंपे गए पोर्टफोलियो यानी विभाग को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया। ये सभी मुख्यमंत्री द्वारा आवंटित होते हैं। तो हमारा ऑप्शन एक ही सही है कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या अधिकतम 15% होगी। इसका जिक्र संविधान में किया गया है। और कुल संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए, कम से कम 12 और अधिकतम सदस्यों का 15%। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। पहला कथन। दूसरा कथन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बहुमत द्वारा प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। ये बिल्कुल सही कथन है कि जिस दल को बहुमत प्राप्त है उसके नेता को प्रधानमंत्री चुना जाएगा, ये अनुच्छेद 75 में कहा गया है। लेकिन प्रधानमंत्री को शपथ मुख्य न्यायाधीश नहीं बल्कि राष्ट्रपति दिलाता है, और वहीं राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तीसरा कथन, यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वह ऐसे मंत्री को लोकसभा के नेता के रूप में मनोनीत कर सकता है
जो लोकसभा का सदस्य हो। ये कथन बिल्कुल सही है। 3 कथन बिल्कुल सही है। 3 कथन बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरा कथन देखते हैं। अनुच्छेद 75 में सिर्फ इतना कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी।